टी इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई के। जनरल फार्मूला आपने लिखा था बेटा टी इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई के। कोई भी अगर आपका ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, वो किसी स्प्रिंग से आपने कनेक्टेड है, किसी भी क्या है स्प्रिंग से अगर वो कनेक्टेड है बेटा, तो वहाँ पे जो टाइम पीरियड आपका होगा टी इक्वल टू 2 पाई रूट क्या होता है, एम बाई के बराबर होता है। के को हम लोगों ने कहा था बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ये मास ऑफ द बॉडी, जब ये बॉडी का मास है, ये मास हो गया के, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, पाई आप जान ही रहे हो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन बताया गया था, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल। आपको बोला गया था बेटा जब सीरीज कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो स्प्रिंग कांस्टेंट का इक्विवेलेंट वैल्यू होगा वो रेसिप्रोकल सम के बराबर होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन बेटा जो इक्विवेलेंट आपका क्या होगा, किसकी वैल्यू, के की वैल्यू होगी, वो उनके रेसिप्रोकल सम के बराबर होता है। रेसिप्रोकल मतलब क्या, 1 बाई। अगर आप सीरीज में लिखा था तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो आपका होता था, वन के की जो वैल्यू इक्विवेलेंट के होता था 1 बाई के इक्वल टू लिखा था 1 बाई के वन प्लस 1 बाई के टू। ऐसे 2 3 जो भी आपके कनेक्टेड होंगे वहां से आप निकाल लिया था, या यहाँ से के की वैल्यू निकाला था, एलसीएम लेके तो आता था बेटा K1 K2 अपान K1 प्लस क्या K2। ठीक, तो इसी फार्मूले में अगर आपको सीरीज में कनेक्टेड हो, कैसे कनेक्टेड हो बेटा, सीरीज में कनेक्टेड हो, तो उस केस में अगर टाइम पीरियड हम लोगों ने ये चीज़ एक्सप्लेन हो गया था, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस करना है तो लिख दे रहे हैं जो लोग नहीं थे, तो एम अपान आ जाएगा बेटा K1 K2 बाई K1 प्लस कितना K2, ये ऊपर शिफ्ट कर लेंगे तो T की वैल्यू हो जाएगी कमिंग बेटा m इंटू K1 प्लस K2 अपान K1 इंटू K2। ये टाइम पीरियड का फार्मूला आपका हो गया था जब हम लोगों ने इसको किस में करेंट किया था, सीरीज में किया था। ठीक, और जब पैरेलल में आप करते थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने किया था, तो यहाँ पे के की जो वैल्यू लिखा जाता था, ये कैपेसिटर लाइक बिहेव करता है बेटा। जो स्प्रिंग सिस्टम होता है उसका बिहेवियर एज ए कैपेसिटर। जब अभी 12th सिलेबस चलेगा, आप कैपेसिटर पढ़ोगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 पढ़ा था, और पैरेलल कॉम्बिनेशन जब करते थे तो c इक्वल टू c1 प्लस c2 पढ़ा था। तो सेम इसी तरह से आपका ये जब हम लोग स्प्रिंग का इक्विवेलेंट निकालते हैं तो यहाँ से भी निकलता है, तो के की वैल्यू हो जाएगी बेटा K1 प्लस कितना K2 बराबर होता है। तो टाइम पीरियड जब पैरेलल में होगा तो T इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई क्या K1 प्लस क्या लिख लेंगे बेटा K2 लिख लेंगे। ठीक, ये कंडीशन होता था पैरेलल कॉम्बिनेशन के टाइम पीरियड के लिए। ये लास्ट लेक्चर में आपका ऑलरेडी हो चुका था। ठीक, क्वेश्चन भी कराया था बेटा। अच्छा क्वेश्चन, हाँ डायग्रामेट के भी देख लीजिए, एक चीज में डायग्राम में कंफ्यूजन होता है। जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग जब बात करते हैं, मास m, सपोज दैट एक का K1 है दूसरे का K2 है। एक तरह तरीका रिप्रेजेंटेशन का ये होता है, और सेकंड हम लोगों ने कहा था ये दो सपोर्ट से कनेक्टेड है बेटा, किससे, दो सपोर्ट से कनेक्टेड हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये एक का K1 है दूसरे का K2 है, K1 है, सेकंड का क्या है आपका K2 है। तो सेकंड आपका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा। ये दोनों किसके हैं, पैरेलल की सीरीज, पैरेलल। ये दिखता है सीरीज जैसे है बट सीरीज है नहीं बेटा, क्योंकि जितना एक में डिफॉर्मेशन होगा स्प्रिंग में उतना ही दूसरे वाले में होगा, दोनों में सेम सेम रहता है। ठीक, तो ये केस आपका हो गया, आपका यहाँ से K1 और K2 ये दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल के होते हैं। और सीरीज में हम लोग बात करते थे, अब चाहे हैंगिंग कंडीशन में ले लीजिए चाहे वैसे ले लीजिए, ब्लॉक को हमने कनेक्ट कर दिया, K1 है K2 है, मास आपका m है। तो ये कॉम्बिनेशन अगर एक टर्मिनल स्प्रिंग के क्या है फिक्स्ड है, दूसरे टर्मिनल से जो कॉम्बिनेशन आपने किया है दोनों का फ्री जो टर्मिनल आपका बचा वहां से ब्लॉक कनेक्ट करेंगे तो वो आपका सीरीज में क्या लाएगा बेटा। अगर दोनों के एक एक टर्मिनल फिक्स्ड हैं और दोनों के सेकंड टर्मिनल से अगर ब्लॉक कनेक्टेड है, देखो दोनों का एक एक फिक्स है, सेकंड से ब्लॉक कनेक्टेड है, यहाँ भी दोनों का एक एक फिक्स है और दूसरे से क्या ब्लॉक कनेक्टेड है, ये कॉम्बिनेशन जो होगा वो पैरेलल कहलाएगा। ठीक, एक सीरीज होता है, दूसरा क्या होगा आपका पैरेलल होगा। इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपकी होती हैं, ये डिनोट कर लेते हैं कैसे आप यहाँ से रिप्रेजेंट करोगे। तो क्वेश्चन एक आध लिख लीजिए बेटा, फिर हम लोग बात करते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमेशा जो चेंज इन क्या लेंथ होगा दोनों स्प्रिंग में ऑलवेज सेम रहता है, ऑलवेज क्या रहेगा सेम होगा। सीरीज में मे आर मे नॉट भी, दोनों पॉसिबिलिटीज आपकी बनती हैं। ठीक, तो क्वेश्चन लिखिए, टू springs, one having spring constant
two springs, one having spring constant 4 into 10 to power 4 Newton per meter, 4 into 10 to power 4 Newton per meter, 4 into 10 to power 4 Newton per meter, while other having 6 into 10 to power 6 into 10 to power वहाँ 4 लिखा है, 5 कर लीजिए, पावर को 5 कर लो, ठीक। 6 into 10 to power 5 न्यूटन पर मीटर are connected in parallel combination parallel combination and with it okay, a block of mass 400 ग्राम या 4 kg कर लो सीधा यार, 4 kg is connected to their free ends and oscillate करने के लिए हमें मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा? जो उसकी ओरिजिनल लेंथ होगी ना, उसके रिस्पेक्ट में या तो कंप्रेस कर दो या तो एक्सपेंड कर दीजिए। जब खींच के या दबा के छोड़ोगे तो क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा, ठीक। क्या लिखा बेटा? हो गया, ऑसिलेट निकालिए। देन डिटरमाइन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी दोनों कर लो। देन डिटरमाइन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों निकालना है। क्या K1 की वैल्यू है बेटा 4 बोला बेटा, 4 इंटू 10 टू पावर 5 और K2 की वैल्यू 6 इंटू 10 टू पावर 5। हाँ बेटा रख लीजिए, जल्दी करिए। आपको ग्राफ शायद बनवाया था, फिर नहीं बेटा बनाया था, और टाइम के साथ बनाया था कि डिस्प्लेसमेंट में भी बनाया था? जल्दी करो बेटा। कितना बेटा? और लोग जल्दी बताओ बेटा।
आपको सिंपल पेंडुलम का डिफरेंट केस बता दिया था, लगा देता लिख लिया आपकी बात। आगे भाई जल्दी करिए। हाँ बेटा, पाई की वैल्यू पुट कर लीजिए। जल्दी करिए, बताएं। देखो हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया है बेटा, ठीक। तो टाइम पीरियड जब आप निकालोगे तो टी इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई के वन प्लस क्या के टू। 2 पाई मास 4 दिया है, के वन की वैल्यू 4 इंटू 10⁵ प्लस 6 इंटू 10⁵, 2 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू नीचे हो जाएगा बेटा। अगर हम लोग नीचे बात करते हैं तो कंडीशन कितना आएगा, 4 6 10, 10 इंटू 10⁵, और 10 इंटू 10⁵ को हम लोग 10⁶ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप, 10⁶। ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 6.28 6 पॉइंट कितना 28 अंडर रूट 4 इंटू 10⁻⁻6। सीधे आपका तो बेटा 6.28 इंटू इसका रूट करोगे तो 2 इंटू 10⁻3, 6 का रूट करेंगे तो पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 16 2 4 5 और 2 6 12 इंटू 10⁻⁻3। पावर के फॉर्म में लिखते तो जनरली डेसिमल 1 डिजिट भी लेते बेटा, इसी का 1.2 राउंड आपका तो 2 6 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड के बराबर आ गया। कितने लोग आ गया था, ये हो गया आपका क्या टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी टी एन इक्वल टू 1/t पड़ा होगा, एन इक्वल टू कितना 1/t, एन की जो वैल्यू आपकी होगी 1/t के क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ से हम
चलो देखो बेटा, तो यहाँ पे जब आप करोगे तो वैल्यू हो गया 1.2 10 टू पावर माइनस क्या 2 सेकेंड, ये आ गया टाइम पीरियड। और जब फ्रीक्वेंसी हम लोग पढ़ते हैं यानी इक्वल टू 1 अपान क्या होता है टी होता है, एन की वैल्यू क्या होगी 1/t के इक्वल होगा। तो यहाँ से जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 1 अपान टी की वैल्यू हमारे पास आया 1 पॉइंट कितना बेटा 26 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, यही है ना। ये 10 टू पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो इसको 1000 लिख सकते हैं बाई 10 टू पावर प्लस 3 हो जाएगा। तो 1000 अपान 1.26, अगर 1.26 को 1 पॉइंट किसको 26 को बेटा अगर हम लोग राउंड ऑफ मान लीजिए 1.25, क्योंकि हमने राउंड ऑफ करके निकाला था, ठीक ठीक। तो इसको क्या क्या करें बेटा, अच्छा इसको इधर शिफ्ट किया था हमने ना, हाँ 2 था, ये 2 था बेटा, 2 था तो यहाँ क्या आएगा 100 आ गया, ये 2 था यहाँ पे फाइनली जो है पावर हमने घटाया था। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या ले सकते हैं हम लोग 80, कितना आ जाएगा फ्रीक्वेंसी अप्रॉक्सीमेटली 80 हर्ट्ज, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने राउंड ऑफ किया था बेटा 12.56 था, इसी को अगर हम लोग क्या 12.5 या 1.25 ले लेते तो एग्जैक्टली हमारी 80 आता। तो उतना राउंड ऑफ करके हम लोग क्या अप्रॉक्सीमेटली क्या ले सकते हैं 80 के बराबर ले लेंगे। इसी को हम 25 के टर्म में ही ले लेते बेटा, इसको राउंड ऑफ करके हम लोग क्या जो चेंज किया था उसी के टर्म में ले लीजिए, जैसे वो इसी को 1.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 सेकेंड कर लेते हैं। तो यहाँ से फिर अब कंफ्यूजन वो नहीं रहेगा, राउंड ऑफ की वैल्यू एग्जैक्ट 1.25 तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 80 के बराबर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से वैल्यू आ गई फ्रीक्वेंसी 80 हर्ट्ज एंड टाइम पीरियड विल बी 1.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 सेकंड के बराबर, यानी कि जो भी ऑसिलेटिंग बॉडी है 1 सेकंड में 80 कंप्लीट क्या करेगी साइकिल कंप्लीट करेगा। कर लेंगे बेटा, चलिए थोड़ा सा आप देख लेंगे, एक आपने ऑसिलेशन जो पढ़ा होगा, ठीक, एक होता है बेटा डैम्ड ऑसिलेशन, एक होता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। ऐसा सुन लीजिए, डैम्ड ऑसिलेशन क्या होता है, फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है, किसी को आइडिया है? डैम्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन, डैम्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन, डैम्ड ऑसिलेशन एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन, डैम्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है? व्हाट इज डैम्ड, व्हाट इज फोर्स्ड? डैम्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन, डैम्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन सुना है कि नहीं? समझ लो नहीं सुना है बेटा। प्रैक्टिकली जो भी हमारी ऑसिलेटिंग बॉडी होती हैं, प्रैक्टिकली जो भी अपनी ऑसिलेटिंग बॉडी होती हैं, अगर आप उसे ऑसिलेट करके छोड़ दिया जाए, ठीक, तो उस केस में क्या होता है धीरे धीरे एम्पलीट्यूड घटता जाता है। जैसे अगर आपने झूला झूला होगा, ठीक है, घर में हुक से फंसा के या पेड़ों में अगर टांग के झूलते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपने किसी ने एक बार पुश करके आपको छोड़ दे तो क्या लाइफ टाइम चलता रहता है? क्या धीरे धीरे क्या होता है बेटा वो स्लो होता जाता है और एक कंडीशन आएगी जब रुक जाता है। यानी कि अगर आपने यहाँ तक एम्पलीट्यूड करके मान लो इसको छोड़ा हमने तो ये आएगा, और अगर इसको धीरे 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 स्लो होता जाएगा और फाइनली क्या होता है रुक जाता है। यानी वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड था वो घटता जाता है और फाइनली क्या करेगा वो रुक जाता है। तो ये कि जो कंडीशन आपका हो रहा है इसका मतलब कोई ना कोई आपका फोर्स उसके अपोजिशन में लग रहा है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो अगर आपका एम्पलीट्यूड जो भी वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा हो, टाइम के साथ क्या कर रहा हो डिक्रीज कर रहा हो, तो उस कंडीशन में ऐसे जो ऑसिलेशन होते हैं उन्हीं को हम लोग कह लेते हैं बेटा कौन सा डैम्ड ऑसिलेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे डैम्ड ऑसिलेशन, यानी कि दोज ऑसिलेशन इन विच इंटेंसिटी या कह लो एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन विल बी डिक्रीजेस ड्यू टू एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्सेस। किसकी वजह से? जो अपोजिंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन होता है बेटा। अपोजिंग फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन। अब चाहे वो एयर फ्रिक्शन हो, चाहे जिस बॉडी को आप ऑसिलेट कर रहे हैं किसी सिस्टम के करस्पॉन्डिंग उस पर फ्रिक्शन हो, तो जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट में हम लोग वर्क कर रहे हैं तो एनर्जी खर्च होगी, इसलिए एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज कर जाता है। तो जो डिक्रीज आपका कंडीशन हो रही है, जो डिक्रीजमेंट आपका हो रहा है ऑसिलेशंस में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे डैम्ड ऑसिलेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे? डैम्ड ऑसिलेशन कहेंगे। अब दूसरा कंडीशन, अगर जो डैम्पिंग की वजह से एनर्जी हमारी लॉस हो रही थी, जो डैम्पिंग की वजह से एनर्जी लॉस हो रही थी जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड आपका घट रहा था, अगर बाहर से कोई ऐसा फोर्स अप्लाई किया जाए उस पर या एनर्जी सोर्स लगा दिया जाए उसे मेंटेन करे, ठीक,
तो उस कंडीशन में मेंटेन करने वाला अगर कोई बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से उसके एम्पलीट्यूड रिमेन्स मेंटेन्ड है, तो उसी को हम लोग कह लेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन। क्या बोलेंगे? फोर्स्ड ऑसिलेशन। जैसे पेड़ों पे डाली में कितने लोगों ने झूला झूला है? पेड़ की डाली पे जो डाल के झूला झूलते कितने लोग झूले हैं? नहीं झूला जी? हाँ पेड़ वाला आप लोग नहीं झूले? तो हाँ तो ना शर्माते कहाँ हैं जी, अपना हिंदुस्तान है ना? जो नहीं झूला वो बेवकूफ। हाँ तो नहीं झूली? नहीं झूली? तुमने गाँव में पेड़ नहीं है क्या? हाँ 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 ठीक। तो उस केस में क्या होता है, जब झूलते हैं तो देखो साइड से दो लोग क्या करते हैं उसको, हाँ पेग मारना बोलते हैं, पुश करते रहते हैं उसको। ठीक, क्यों पुश करते हैं? उसके एम्पलीट्यूड को मेंटेन रखने के लिए। अगर जो साइड में दोनों लोग खड़े होते हैं वो पुश करना बंद कर देते तो धीरे धीरे क्या होता है, वो स्लो हो जाता है, रुक जाता है फाइनली। ठीक, तो वो जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं उसको क्या, जितनी एनर्जी लॉस हो रही है ड्यू टू फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन एंड जो सपोर्ट का फ्रिक्शन है, उसके अगेंस्ट में जो एनर्जी है, यानी कि जो हमारा एनर्जी लॉस हो रहा था उसको क्या करते हैं, वो मेंटेन करते हैं। ठीक, तो अगर मेंटेन कर रहे हैं, ठीक, उसका एम्पलीट्यूड रिमेन सेम है, तो उसे हम लोग कह लेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन। कैसा हो रहा है वो? फोर्स्ड ऑसिलेशन। बट अगर मेंटेन्ड नहीं हो रहा है, ठीक, एक बार पुश करके छोड़ दिया तो उस कंडीशन में धीरे धीरे ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड घटता जाएगा, और अगर घट रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक, अब वो चाहे स्प्रिंग के सिस्टम में हो, सिंपल पेंडुलम हो, आपके झूले जो आपने झूल रखे हैं वो हो, या कुछ भी एनीवन हो। ठीक, तो इस टाइप का जितना भी आपका होगा वो सारा का सारा हमारा क्या कहलाता है, फिक्स्ड एंड डैम्प्ड की कंडीशन कहलाती है। ठीक है, तो बात समझ में आ गया बेटा? तो लिख लीजिए, फीडिंग कर लो ऐसे, थोड़ा सा शार्ट में लिख लीजिए। डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, हाँ बना लीजिए। हो गया? देखिए इफ, ऐसे लिख लीजिए, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, if amplitude of oscillation during SHM, if amplitude of oscillation during SHM, if amplitude of SHM, क्या लिखा है? amplitude of oscillation during SHM, decreases with time, decreases with time, decreases with time, decreases with क्या लिखा, time, due to, decreases with time due to, किसकी वजह से? फ्रिक्शन, ड्यू टू, ऐसे करो ऐसे ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, बैकअप करो, लाइक फ्रिक्शन, ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हो सकता है, विस्कस हो सकता है, कुछ भी हो। ठीक, फ्रिक्शन को विस्कस फोर्स etc कर लीजिए। ठीक, ड्यू टू फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स देखिए। देन सच टाइप ऑफ ऑसिलेशंस, then such type of oscillations is called damped oscillation, damped oscillation, damped oscillation, and motion is called, and motion is called damped simple harmonic motion, and motion is called damped simple harmonic motion, damped simple harmonic motion, motion is called damped simple harmonic motion। हो गया? तो उसी को हम लोग डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक क्या कह लेंगे, मोशन। जैसे एग्जांपल कर लो बेटा, हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग से बांध के या धागे से बांध के आप ऑसिलेट करा रहे थे, वो चाहे स्प्रिंग सिस्टम वाला हो चाहे स्प्रिंग सिस्टम वाला हो, आप ऑसिलेट एयर में करा रहे थे। एयर के फ्रिक्शन को अगर आप नेग्लेजिबल कंसीडर करिए, एयर फ्रिक्शन को क्या कहा जाए, अगर वो नेग्लेजिबल है, एयर फ्रिक्शन अगर कैसा है,
नेग्लिजिबल है, तो उस कंडीशन में अगर उस सिस्टम को आप किसी लिक्विड में शिफ्ट कर दिया जाए, किसी लिक्विड में क्या कर दो आप शिफ्ट कर दो, तो जब लिक्विड में शिफ्ट करेंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, वाटर में अगर आप किसी लिक्विड में शिफ्ट करेंगे तो वो इग्नोरेबल नहीं होगा, और अगर इग्नोरेबल नहीं है बेटा तो वहाँ पे एक विस्कस फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा, वो उसे क्या करेगा, एम्पलीट्यूड को रिड्यूस कर देगा। जैसे आप पानी में ऐसे मान लो स्प्रिंग को ऑसिलेट कर रहे हो धागे से बांध के किसी ब्लॉक को, ठीक, अब उसको आपने पानी में डिप कर दिया तो ऑसिलेशन क्या करेगा, स्लो हो जाएगा, यानी एम्पलीट्यूड उसका घट जाएगा। या स्प्रिंग से बांध के आपने क्या अप डाउन कर रहे थे और लिक्विड में डिप कर देंगे तो वहाँ पे ऑसिलेशन क्या करेगा, उसका एम्पलीट्यूड घट जाएगा ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है, विस्कस फोर्स। तो उस केस में हाँ, तो उस कंडीशन में जो टाइम पीरियड आपका होगा, ठीक, तो जब टाइम पीरियड होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि एक साइकिल पूरा करने में टाइम टेकन क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जो आपका होता है ऑसिलेशन जो हम लोग कह लेते हैं, उसी को आप टर्म देते हो डैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा था तो उस केस में जो एसएचएम होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डैम्प्ड एसएचएम कहेंगे। क्या करेंगे, डैम्प्ड एसएचएम कहेंगे। और जैसे जैसे टाइम आपका पास आउट होता है वैसे वैसे उसका एम्पलीट्यूड की वैल्यू आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और एम्पलीट्यूड घटने के साथ साथ आपका एनर्जी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, तो ऐसे ले लो, सपोज ये पीक वैल्यू है, क्या वैल्यू है, पीक। हमने ऑसिलेशन यहाँ से स्टार्ट किया, एक चीज़ ऐसे हम बना लें जैसे उस अकॉर्डिंग ग्राफ को इंडिकेट कर लेंगे। बार बार टेढ़ा क्यों जा रहा है, चल इस तरह से बेटा अगर हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। देखो इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या करेगा, डिक्रीज। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है मान लो ये प्लस, यहाँ की जो डिस्टेंस है आपका प्लस ए, और इधर वाला हम लोग क्या ले सकते हैं, माइनस ए बेटा, मेन पॉइंट से प्लस ए माइनस ए हो गया। तो देखो जैसे जैसे आपका टाइम पास आउट होगा, ये टाइम एक्सिस है बेटा, टाइम के साथ आपका एम्पलीट्यूड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर डिक्रीज कर रहा है इसका होता है एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस हो रही है ना, तो जो लॉस आपका एनर्जी का हो रहा है बेटा वो अगेंस्ट हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, जो भी डिफॉर्मिंग फोर्सेस है जिसकी वजह से डिक्रीजमेंट आपकी आ रही है, तो ये कंडीशन आपका एनर्जी लॉस होगा तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी क्या करेगी, घटती जाएगी। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का क्या होता है, अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से आप डिनोट कर लेते हो, वैसे बना लीजिए। मतलब हर नेक्स्ट अगले टाइम पे जो एम्पलीट्यूड होगा वो इनिशियल से घटता जाएगा, नेक्स्ट टाइम पे जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी वो इनिशियल वाले से क्या करेगी, डिक्रीज करती जाती है, ठीक। बल्कि अगर हम लोग ये आगे अब जैसे जैसे आप मूव करोगे वैसे वैसे वैल्यू आपके डिक्रीज करती जाती है, ठीक। और अगर घट रहा है बेटा, एम्पलीट्यूड घट रहा है तो एनर्जी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर एनर्जी के बीच में आप करोगे तो एनर्जी की वैल्यू भी आपकी क्या करते हैं, घटेगी। पीछे आपको फार्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आपने लिखा था, तो एनर्जी भी आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करती जाती है टाइम के साथ साथ। अगर एनर्जी ग्राफ आप बनाओगे, यही बना लेना है, तो एम्पलीट्यूड के साथ है। अगर हम लोग एनर्जी की बात करते हैं तो जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज करेगा, ठीक, वैसे वैसे आपका जब एम्पलीट्यूड घट रहा है तो इंटेंसिटी घटेगी, इंटेंसिटी घटेगी तो एनर्जी भी घट जाएगा। तो चूंकि आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर के होता था तो वहाँ पे आपका डिक्रीजमेंट के साथ साथ आपकी एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। तो जैसे ग्राफ हम लोग यहाँ बनाते थे ऐसी एनर्जी का ग्राफ हम लोग बना लेंगे बेटा, एनर्जी भी क्या करेगा, आपका घट आ जाएगी। ये पीक वैल्यू हम लोग ले लेंगे, मान लो ई नॉट है, कितना है पीक वैल्यू, ई नॉट है। तो टाइम के साथ, और ई के लिए फार्मूला हम लोग पढ़े थे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बेटा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर क्या होता था, ये स्क्वायर, या वाई अगर एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखेंगे तो ये स्क्वायर,
अगर आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखेंगे तो y, ठीक, नोट कर लीजिए। हो गया? नेक्स्ट देख लो बेटा। बाकी यहाँ पे आपको केवल क्या होता है उतना ही पूछा जाता है, तो बहुत डिटेलिंग अपने यहाँ है नहीं। नेक्स्ट लिखिएगा फोर्स्ड ऑसिलेशन। लिखना द ऑसिलेशंस, या ऐसे कल एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, दोनों टाइम में बोल लेता, लिख लो द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस इन ए सिस्टम, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस इन ए सिस्टम, oscillations in a system can be, in a system can be maintained by, can be maintained by supplying energy, can be maintained by supplying energy continuously, maintained by supplying energy continuously. ओके, कैन बी, क्या लिखा बेटा, बाय सप्लाइंग एनर्जी कंटिन्यूअसली, ठीक। तो अगर बाहर से आप एनर्जी बेटा सप्लाई दे रहे हो, क्या कर रहे हैं, बाहर से एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, तो जितना आपका लॉस हो रहा था फ्रिक्शन वगैरह के अगेंस्ट में, उतना बाहर से अगर एनर्जी आप प्रोवाइड कर देंगे तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो रिमेन्स क्या रहेगा, जो एम्पलीट्यूड होगा रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो एनर्जी भी, इंटेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, एनर्जी भी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, ठीक। लेकिन वो मेंटेन जो एनर्जी आपकी हो रही ड्यू टू क्या, एक्सटर्नल सोर्स, आप बाहर से दे रहे हो। जैसे आपको एग्जाम्पल बोला, साइड में खड़े हुए लोग अगर पुशअप ना करें तो धीरे धीरे आपका झूला क्या होता है, वो स्लो हो जाता है। बट अगर वो रेगुलरली उसी इंटेंसिटी के साथ अगर वो पुशअप करते रहते हैं तो मेंटेन रहता है। अगर उससे ज़्यादा सप्लाई दे देंगे तो क्या करेगा, स्पीड बढ़ जाती है ना। अगर क्या, जिससे ज़्यादा उन्होंने एनर्जी प्रोवाइड कर दिया तो जो नॉर्मल मोड में आप झूल रहे थे उससे क्या करेगा, बढ़ जाएगा। अब बहुत बढ़ जाता है, कुछ लोग चिल्लाने उल्लाने लगते हैं, आप गिरे हैं, ठीक। तो कंडीशन है। टूटा है कभी कि नहीं जी, टूटा, अच्छा, है ना। तो कभी कभी ओवरलोडिंग हो जाता है, हम भी बैठेंगे तो पता लगा क्या हुआ, और चलाने हाँ पलट भी जाता है ना, कूदते हैं उस पर लोग तो पलटेगा ही, ठीक। तो उस केस में क्या होता है, उसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा क्या, फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो एग्जाम्पल आए थे क्या हो गया, फोर्स्ड ऑसिलेशन का, ठीक। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड होता है वो रिमेन्स आपका मेंटेन रहेगा, अगर एनर्जी उतनी ही सप्लाई दी जा रही जितनी लॉस हो रही है। अगर ज़्यादा दे देंगे तो एम्पलीट्यूड क्या करेगा, बढ़ जाएगा, कम देंगे तो क्या करेगा, घट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जब आप करते हैं तो कैसे होगा, क्या होगा, वो कंडीशन आपके यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। और एम्पलीट्यूड, एक चीज़ और हम लोग यहाँ करते हैं बेटा, जब डैम्पिंग और किसी एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, अगर आपका डैम्पिंग वेरी स्मॉल है या कम है तो उस केस में एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, और डैम्पिंग की वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे तो एम्पलीट्यूड क्या करना शुरू करेगा, घटना शुरू करेगा। डैम्पिंग और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वहाँ पे आपको क्या होगा, एम्पलीट्यूड की वैल्यू और भी क्या कर जाती है, घट जाती है। तो यहाँ पे जो कंडीशन आपका होता है कि अगर डैम्पिंग के साथ हम लोग रिलेट करें कि भैया इसमें 2-3 ग्राफ ऐसे बना दिए, एक बार एग्जाम में आपको पूछा गया था। डैम्पिंग का मतलब हो गया बेटा जो भी एक्सटर्नल हिंड्रेंस है जिसकी वजह से आपका एम्पलीट्यूड या एनर्जी घट रही है सिस्टम की, उसी को हम लोग डैम्पिंग कह लेंगे। वो काज अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होगा। एयर फ्रिक्शन हो सकता है, लिक्विड फ्रिक्शन हो सकता है,
बॉडी जहाँ से हैंग करके ऑसिलेट करा रहे हैं उसमें फ्रिक्शन हो सकता है, कुछ भी आपकी पॉसिबल है। ठीक, तो यहाँ पे आपको देखिए बताना बेटा, रिटर्न है ये 3 मामलों हमने ग्राफ बनाया बेटा। इस तरह से 3 आपके क्या हैं ग्राफ ड्रा किए गए हैं। इन तीनों में देख के आपको बताना है, ठीक, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 ग्राफ हम लोगों ने ड्रा किया सेम ऑसिलेटिंग बॉडी के लिए। ठीक, बोला क्या जा रहा है कि इन विच कंडीशन डैम्पिंग विल बी मैक्सिमम एंड इन विच कंडीशन डैम्पिंग विल बी मिनिमम। जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा, हाथ उठाओ कितने लोग बताएंगे। डैम्पिंग इन तीनों केस में बेटा किस में ज़्यादा सबसे होगा, किस में कम होगा, हाथ उठाइए। डैम्पिंग की वैल्यू किस कंडीशन में सबसे लार्जेस्ट होगा, किस कंडीशन में स्मॉलेस्ट होगा। 1 2 3 तीनों खाली बता रहे हैं, और लोग बताओ। हाँ चलिए बताइए। हाँ और देखो आपको ये एम्पलीट्यूड एक्सिस दिखाया गया बेटा ना, क्या है ये एम्पलीट्यूड है। तो अभी आपको समझाया कि डैम्पिंग जितना बढ़ाओगे इसका तो इतनी एनर्जी लॉस ज़्यादा होगी, लॉस ज़्यादा होगा तो एम्पलीट्यूड क्या करेगा, घट जाएगा यार। तो सबसे ज़्यादा इन तीनों में किस में दिख रहा है, पहले वाले में सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड किस में दिख रहा है, पहले वाले में एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब लॉस वहाँ सबसे कम है, तो मिनिमम आपका डैम्पिंग हो गया। दूसरे वाले में देखो और आपका क्या हुआ, एम्पलीट्यूड घटा, इसका तो डैम्पिंग बढ़ी। तीसरे वाले में और एम्पलीट्यूड घटा, दैट मीन्स डैम्पिंग और भी ज़्यादा क्या हुई, बढ़ी। तो यहाँ पे मिनिमम डैम्पिंग हो गया है। बैठ जाए बेटा, ये मिनिमम क्या हो गया, डैम्पिंग की कंडीशन हो गई। दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डैम्पिंग। ये आपका मीडियम कह लें, क्या बोल रहे हैं इसमें हम लेक्टम यूज कर ले, मीडियम डैम्पिंग। क्या कह रहे बेटा, पढ़ लेंगे ना, मीडियम डैम्पिंग। और ये क्या होगा तीसरा वाला, मैक्सिमम डैम्पिंग। मैक्सिमम डैम्पिंग यानी कि इन तीनों में मैक्सिमम वाला कंडीशन थर्ड वाले में है डैम्पिंग का, और मिनिमम वाला कंडीशन किस में है, फर्स्ट वाले में है। तो यानी कि डैम्पिंग जो आपकी हो रही है, ठीक, तो उसकी वैल्यू आपकी टाइम के साथ क्या कर रहा है, डिक्रीज करता है। उसके साथ में आपका डिक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे आपका क्या हो रहा है, डैम्पिंग बढ़ रही है, एम्पलीट्यूड घटता जा रहा है। ठीक, तो थर्ड वाले एम्पलीट्यूड मिनिमम है तो डैम्पिंग मैक्सिमम, फर्स्ट वाले में एम्पलीट्यूड मिनिमम क्या है, मैक्सिमम है, तो डैम्पिंग मिनिमम हो गया। समझ गया, बना लीजिए। अब देख लो तेरा 4 बजे ओके बेटा। तो कंडीशन आपका होता है क्या होगा, कैसे होगा, ठीक। अब कुछ चीज़ें ऐसे सुन लीजिए। और ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया ऑसिलेशन टाइम पीरियड क्या होता है। कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे टाइम पीरियड आपको निकालने के लिए और भी पुटअप किए जाते हैं,
जैसे किसी यू ट्यूब में अगर पानी को भर दिया, लिक्विड को भर दिया जाए, लिक्विड आइडियल होना चाहिए जिनमें फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो, 0 हो। अगर एक साइड में आप लिक्विड को पुश करके फ्री कर देंगे तो लिक्विड उसमें यूट्यूब में आपका अप एंड डाउन इस तरह से क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, और उसका जो ऑसिलेशन होता है उसे हम लोग SHM कह लेते हैं। जैसे मान लो ये यूट्यूब है, ऐसे सुन लीजिए इन चीज़ों को, ठीक। अगर इसमें कोई एक लिक्विड फिल कर दिया जाए बेटा, हम लोग क्या करें, इसमें एक लिक्विड को फिल कर दें, और हमें कंसीडर क्या करना है, ये जो लिक्विड हम लोगों ने फिल किया है ना, ये आइडियल है, दैट मीन्स इसके लिक्विड और ट्यूब के बीच में फ्रिक्शन की विस्कस फोर्स जो है वो 0 है, ठीक, यानी अपोजिशन नहीं है। किसी भी सिस्टम से अगर इसे हम लोग कंप्रेस करके छोड़ दें, जैसे मान लो इसको हमने दबाया, एक पिस्टन से इसको दबाया बेटा, तो इधर वाला लिक्विड अगर लेवल घटा तो इधर वाला लेवल क्या करेगा, बढ़ेगा। जैसे ही पिस्टन को आप रिमूव करोगे, जैसे पिस्टन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ये वाला लिक्विड चूंकि इधर लेवल ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, इधर आएगा और ये वाला ऊपर जाएगा, तो जाके इस लेवल पे रुक नहीं जाएगा। मान लो हमने क्या किया, हमने इस वाले को यहाँ तक ड्रॉप किया, और ये वाला जब ड्रॉप करेंगे तो यहाँ वाला क्या करेगा, राइज करेगा। ये आपने ड्रॉप किया और ये वाले में क्या हुआ, आपका राइज हुआ। जब आप इस पिस्टन को रिमूव करोगे तो इधर चूंकि लेवल ज़्यादा है, तो देखो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ लेवल ज़्यादा है बेटा ना, तो एक प्रेशर डिफरेंस मेंटेन होगा, और उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपका लिक्विड क्या करेगा, टू एंड फ्रो, यानी इधर उधर आपका एक बार स्लिम में हाई होगा, इसलिए एक बार स्लिम में हाई होगा। जब आप इसको फ्री करेंगे तो यहीं आके रुक नहीं जाएगा, क्योंकि आते आते उसके पास क्या होगा, एक मोमेंटम या एनर्जी गेन कर लेगा, वेलोसिटी हो जाएगा, तो उसको फिर ये आप ऊपर जाएगा यहाँ पे इस लेवल तक, ठीक। फिर यहाँ से रिटर्न होगा तो इधर आप, तो इस तरह से टू एंड फ्रो आपका क्या करेगा, मूव करेगा यूट्यूब में, ठीक। और उसका मोशन जो आपका होता है वो SHM होता है। क्या होगा, मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, SHM कहेंगे। और हम लोगों ने बेसिक फार्मूला पढ़ा था टाइम पीरियड T=2π डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, एक्सीलरेशन, और यहाँ पे ये मोशन किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू G, ठीक। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में उसके लिक्विड का जो लेवल आपका है वो हमारा H है, कितना हो बेटा, H हो, तो उस कंडीशन में टाइम पीरियड का जो फार्मूला आएगा T=2π√H/G के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, T=2π√H/G। अगर लेंथ को हम लोग L ले रहे हैं तो T=2π√L/G लेते हैं, यानी अगर उसे ऑसिलेट करके छोड़ देंगे तो वहाँ पे टाइम पीरियड जो आएगा, ठीक। यहाँ पे चूंकि H इसलिए बोला जाता है, हम लोगों ने L के टर्म में किसके लिए सिंपल पेंडुलम लिया था, तो वहाँ से कंफ्यूज नहीं होइए। तो अगर डिफरेंसेस किसी कंडीशन में, किसी पोजीशन पे आपका दोनों का H है, तो उस कंडीशन में टाइम पीरियड T=2π√H/G कह लेते हैं, ठीक। एक कंडीशन ये ऐसी होता है। कोई अगर सिलिंड्रिकल बॉडी को हम लोग किसी लिक्विड में क्या करिए, प्रेस कर दीजिए, जैसे आपने क्या किया, एक कुछ है ऐसा बॉटल है बेटा, कोई पानी का, उठाओ बेटा, पैरेलल वाला नहीं है, स्टील बॉटल नहीं किसी पास है जो बराबर रहे, चलो ठीक है, इसे मान लेते हैं आप, चलो ठीक। ये कंसीडर करो बेटा, ये पानी से हल्का है या भारी, मोर डेंसिटी इसकी है कि लेस, ये पूरे बॉडी का हम लोग बोलते हैं डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी क्या होगी, ये लिक्विड से ज़्यादा होगी, वाटर से ज़्यादा होगी या कम। अरे ऐसे करो, पानी में तैरेगा या डूब जाएगा जी, तैरेगा पक्का, तो चलो मान लिया ये तैरेगा, हमने पानी में ऐसे डाला बेटा इसको, ठीक। सपोज दैट इतना डिप हुआ, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में इतना इसमें डूबा, अरे भाई वेट की वजह से कुछ डूबेगा ना, कितना मान लो डूबा, ये डूबा हुआ लेंथ सपोज दैट Y है, L है, कुछ भी है, इतना डूबा, ये अपने वेट की वजह से इतना डूबा है, ठीक। आपने धीरे से ऐसे जेंटली, यानी बहुत आराम से ऐसे प्रेस करके छोड़ दो, ऐसे प्रेस करके छोड़ो। जब प्रेस करके छोड़ेंगे ना तो लिक्विड को और ज़्यादा डिप होगा, डिप करेगा तो लिक्विड अपने क्या करेगा, और ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा। तो आपको अपथ्रस्ट फोर्स पढ़ाया गया था फ्लूइड मैकेनिक्स में, इस पर लगने वाले अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। और बेटा जब अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू आपकी इंक्रीज कर जाएगी तो ये जो वाटर आपका होगा ना, ये अप एंड डाउन, लिक्विड में अप एंड डाउन क्या करेगा, मूव करेगा, और ये जो मूवमेंट आपका होगा वो SHM कहलाएगा। क्या कहलाएगा, SHM कहलाएगा। तो पूछा जाता है कि टाइम पीरियड कितना होगा SHM का। एक मान लो कोई आपका क्या है, सिलिंड्रिकल बॉडी है, किसी लिक्विड में आपने डिप किया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में मान लो आपका Y डिस्क क्या हुआ, डेप्थ तक ये डूबा हुआ है, आपने थोड़ा सा प्रेस करके उसको छोड़ दिया,
जब प्रेस करके छोड़ेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ से जो भी प्रेस करके छोड़ा तो छोड़ने के बाद ये ऑसिलेट करेगा, उसमें किसमें, उस लिक्विड में ऑसिलेट करेगा। और जो ऑसिलेशन आपका हो रहा है उसे को हम लोग टर्म क्या दे रहे हैं बेटा, SHM कह रहे हैं। पूछा सर टाइम पीरियड कितना होगा, तो T = 2 पाई रूट y बाई जी के बराबर हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, T = 2 पाई रूट y बाई क्या हो जाएगा, जी के बराबर। जैसे यहाँ पे अगर मीन हमारा एवरेज हाइट सपोज लिया हमने, h ले लिया और इसको ऑसिलेट करके छोड़ दिया, तो यहाँ पे जब टाइम पीरियड लिखते हैं बेटा T = 2 पाई रूट h बाई जी, एक लिम्ब में जो एवरेज हाइट है वो लिया जाता है। ठीक, h बाई क्या हो गया, g के बराबर हो गया। इसी तरह से अगर हम लोगों ने एक सिलेंड्रिकल बॉडी कोई है, इस सिलेंड्रिकल बॉडी को किसी लिक्विड में आपने डिप किया, इसको डिप किया, सपोज दैट ये इट्स ओन वेट, मतलब अपने वेट की वजह से y हाइट तक डूबा हुआ है। कितना, y टोटल लेंथ मान लो हमारा l था, पूरे सिलेंडर का लेंथ l है। ये पूरे सिलेंडर के लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा और ना ही ये यूट्यूब की पूरी कहाँ तक कितनी ऊंचाई इस पर डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है लिक्विड कॉलम कहाँ तक हमारा मीन एवरेज क्या बैलेंस कंडीशन में था इक्विलिब्रियम में, उस पर डिपेंड करता है बेटा। ठीक, तो ये हमारा y हाइट तक क्या किया, यानी y ये डिप किया इतना, इसकी लेंथ ट्यूब की। आपने क्या किया, थोड़ा सा इसको हम दिख रहा है बेटा कि हटा दे इसको, अब दिख गया। तो मान लो ये y बैलेंसिंग कंडीशन में y आपका उसमें डिप किया है लेंथ तक। अगर इसको जेंटली बहुत धीरे से आराम से, ऐसा नहीं लाया मारा बड़े से उसके बाद वो गिर गया टेढ़ा हो गया, सीधा सीधा बहुत आराम से अगर जेंटली ऐसे दबाओगे ना तो ये नीचे आएगा, तो इस पे एक्स्ट्रा आपका फोर्स डेवलप होगा और जैसे आप छोड़ोगे तो ये अप एंड डाउन उसमें क्या करेगा, मूव करने लगता है। और जो मोशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, SHM बोलते हैं। जो मोशन होगा कैसा कहलाएगा, वो SHM कहलाएगा। तो टाइम पीरियड आपका जो होगा यहाँ पे वो T = 2 पाई अंडर रूट कितना, y पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, y पे डिपेंड करेगा। ये आइडियल लिक्विड की कंडीशन ली जा रही, ध्यान रखना है। लिक्विड विल बी आइडियल, नो विस्कस फोर्स नो फ्रिक्शन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कोई विस्कस और फ्रिक्शन अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर विस्कस फोर्स काउंट करेंगे तो वहाँ पे ऑसिलेशन चेंज हो जाएगा। ठीक, तो अपने यहाँ जो डिस्कस होता है वो विदाउट क्या, कि किसके लिए, आइडियल लिक्विड के लिए हम लोग बात करते हैं। ठीक, आइडियल लिक्विड का मतलब जिसमें कोई भी विस्कस फोर्स आपका वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स डेवलप ना हो रहा हो। ठीक, इसी तरह से एक और बनता है आपका, अगर पूरे अर्थ में क्या कर दिया जाए, अर्थ मतलब पृथ्वी, अगर एक टनल बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए, टनल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज टनल, टनल, टनल किसे कहते हैं जी, सुरंग। ठीक, मतलब अगर अक्रॉस द क्या अर्थ एक टनल बना दिया जाए बेटा, ये तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इरेज करने पूरा इरेज हो जाता है। तो भी हाँ, ये सपोज दैट अपना अर्थ है। ठीक, इसमें एक टनल बना दिया गया, टनल का मतलब होता है बेटा होल कर दिया हमने। रेडियस आपकी आ रही है, रेडियस क्या है बेटा, आ रही है। अगर हमने एक टनल बना दिया और इसमें किसी एक ऑब्जेक्ट को फ्री कर दिया जाए ऑसिलेट करने के लिए। ठीक, देखो अर्थ की प्रॉपर्टी है ग्रेविटेशन की वजह से हर बॉडी को या हर कह लो ऑब्जेक्ट को वो अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट किधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो उस केस में अगर यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को आप फ्री करेंगे इसमें मूव करने के लिए, ठीक, तो उस केस में क्या होगा बेटा, ये अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो इस पे एक फोर्स रहेगा कहाँ पे, इसके सेंटर की तरफ, किसकी तरफ, सेंटर की तरफ फोर्स रहेगा। उस फोर्स की वजह से ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा। क्या होगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा। जैसे जैसे आपका नीचे की तरफ आएगा
वैसे वैसे इनके बीच, जैसे मान लो यहाँ सेंटर से हम इसको लिंक करें, वैसे वैसे इनके बीच के एंगल के वैल्यू आपकी इंक्रीज कर दी जाएगी, और एंगल इंक्रीज करेगा तो थीटा बढ़ने के साथ साथ कॉस थीटा की वैल्यू घटती है। ठीक, जैसे mg हमारा इधर की तरफ लगेगा बेटा, ध्यान देना, थोड़ा सा और हम दूर बनाए होते तो और क्लियर होता। ठीक, mg हमारा इधर लगेगा, अगर इनके बीच का एंगल इस समय थीटा है तो इसका नीचे वाला कंपोनेंट आएगा mj क्या, कॉस, थीटा की साइड का कॉस, और थीटा के अपोजिट वाला जो होगा वो क्या होगा, साइन होगा। इस mj cos थीटा की वजह से नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक, जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे थीटा की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और थीटा इंक्रीज करेगा तो थीटा इंक्रीज करने पे cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज करती है, और जब ये आके एकदम इसके पैरेलल हो जाएगा, यहाँ पे पहुंचेगा तो थीटा की वैल्यू जस्ट 90 बनाएगा, और जब थीटा 90 हो जाएगा तो cos 90 की वैल्यू 0, यानी कि सेंटर के इक्विवेलेंट पोजीशन पे पहुंचने पे उस पर लगने वाला फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन बेटा 0 तो हुआ, ये हाथ हटा लो बेटा, दिमाग में नहीं जाएगा, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा था ना, हाँ इसको हटा के रखो। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ जब पहुंचेगा तो फोर्स 0, लेकिन यहाँ आते आते इसकी वेलोसिटी गेन करेगा बेटा ना, उस वेलोसिटी की वजह से कहाँ जाएगा, ये नीचे की तरफ, वेलोसिटी है, मोमेंटम होगा मास है तो। ठीक, तो उसकी वजह से डाउनवर्ड आएगा, और जैसे जैसे डाउनवर्ड आएगा, जैसे जैसे क्या होगा, डाउनवर्ड आएगा, अब इस पर फोर्स कितना लगना शुरू हो जाएगा, ऊपर की तरफ। जब ये जैसे इससे नीचे आना शुरू हुआ, अब ग्रेविटी तो सेंटर है, ये सेंटर तो ये है ना, फिर ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा, इस पर फोर्स लगना फिर से ऊपर की तरफ से स्टार्ट हो जाएगा, और ये नीचे आने का अपोज करेगा। जैसे जैसे बेटा ये पहुंचेगा इस टर्मिनल पे, इस एंड पे पहुंचेगा, इस एंड पे पहुंचेगा, ये फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगा, और फिर ये इसको रिटर्न बैक ऊपर की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो भी ऑब्जेक्ट है अप एंड डाउन इसी टनल में क्या करेगा, मूव करेगा, और इसके मोशन को हम लोग SHM कहते हैं। मतलब जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो उसी टनल में अप एंड डाउन क्या करेगा, बार बार रिपीटेड मोशन उसमें होगा, और उसी के मोशन को हम लोग क्या कह लेंगे, SHM कह लेंगे। अब अगर रेडियस की वैल्यू आ रही है तो फार्मूला जो यहाँ बनता है टाइम पीरियड का बेटा, T=2 पाई अंडर रूट RE/G आता है। टाइम पीरियड क्या होगा, T=2 पाई अंडर रूट RE/G होता है, और इसकी वैल्यू लगभग 5026 सेकेंड या यही लगभग 84 मिनट के बराबर होता है। इसी को लगभग हम 1.4 आवर कहते हैं। मतलब अगर एक सुरंग बनाया जाए और उसमें आपको डाल दिया जाए, जा बेटा घूम के आ, है ना, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, 1.4 आवर के बाद फिर से उसी ऊपर लेवल पे लौट आएंगे, मतलब जाएंगे नीचे और नीचे से क्या करेंगे, रिटर्न बैक आएंगे। तो आपके ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होगा 1.4 आवर, मतलब 1.4 आवर का एक आपकी साइकिल बनेगी। आप ऊपर से जाओगे नीचे तक और नीचे से लौट के कहाँ आएंगे, ऊपर तक। एक बार क्या बनाओ और लाइफ टाइम क्या करो, कमाओ, है ना, खुदाई किया जाए से, हाँ। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर एक टनल ऐसा डिजाइन हो जाए तो उस कंडीशन में 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट है और लाइफ नहीं, जनरेशन टू जनरेशन क्या है, हाँ, प्रॉफिट है ना। तो सबसे बढ़िया तो यही है, सब मिल के शुरू कर दो आज से, हाँ, ठीक, हाँ, ठीक। अरे तुम कुर्बानी दोगी, अगली जनरेशन जो आएगी कम से कम फायदा उठाएगी, है ना, हाँ, क्या फायदा से कुर्बानी, इसीलिए तो लोग, हाँ, जो करे वो फायदा ना पाए। अरे बेटा तो तुम भी तब तक तो तुम भी पाने लगोगी, है ना। चलो ठीक, फिर आलिए, पॉसिबल नहीं है, एक हाइपोथेटिकल केवल है। हम लोग याद के अंदर क्या टनल बना नहीं सकते हैं, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर वेरी हाई होता है, ठीक है, हाँ, वो सारी चीज़ें मेल्ट कर जाएंगी। तो ये हाँ, अच्छा जा पाए, उसके बाद वापस ले लिया, ठीक। तो वहाँ टेम्परेचर कोर का क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। तो उस कंडीशन में 6400 किलोमीटर तो रेडियस है, ठीक, और उसका डायमीटर आप लोगे, सोच लो, ठीक। तो पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं है, केवल हाइपोथेटिकली हम लोग इस बात को कहते हैं, ठीक। नोट कर लीजिए बेटा, हाँ, 17 किलोमीटर में ही वापस हो लिए, तो बाकी में क्या होगा आप सोच लो। हो गया बेटा, चलिए जल्दी करिए। तो फिलहाल ये तो पोर्शन हम ना अपना तो किसका था, ऑसिलेशन का।
ठीक, ऐसे नोट कर लीजिए डायरेक्ट। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे वेव। ठीक, हाँ बेटा, ऑसिलेशन का जो पूछा जाता है वो हो गया है। अरे अभी टाइम हो गया, अभी आधा घंटा बच रहा है। अच्छा 45 पे ही, हम तो अभी आधा घंटा जोड़ रहे थे यार। चलिए लिखिए तो क्वेश्चन ही कर लीजिए। मेरे दिमाग में था कि 4 बजे तक रहेगा। हाँ लिखो अच्छा बेटा, डायरेक्ट फिलहाल फार्मूले पे बनता है, इसमें बहुत कुछ है नहीं, बट लिख लीजिए। ठीक है, ये हालो सिलेंडर, ये हालो सिलेंडर, ये हालो सिलेंडर इज डिप्ड इन, ये हालो सिलेंडर इज डिप्ड इन एन आइडियल लिक्विड, ये हालो सिलेंडर इज डिप्ड इन एन आइडियल लिक्विड, डिप्ड इन एन आइडियल लिक्विड। हो गया, किसमें? एक आइडियल लिक्विड में उसे डिप किया जाता है। इफ ड्यू टू इट्स वेट, इफ ड्यू टू इट्स वेट, इफ ड्यू टू क्या लिखा आपने? इट्स वेट, अपने वेट की वजह से। इफ ड्यू टू इट्स वेट सिलेंडर विल बी डिप्ड अप टू, डिप्ड अप टू ए लेंथ, अप टू ए लेंथ 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर in equilibrium condition, 40 सेंटीमीटर in equilibrium condition। ठीक है, then determine time period of oscillation of cylinder, time period of oscillation of cylinder, of oscillation of cylinder, time period of oscillation of cylinder if it is pushed, if it is pushed through a length 10 सेंटीमीटर। कहाँ पे? वाई, अब पढ़िए क्वेश्चन। यहाँ पे वाई 10 लेंगे या 40 लेंगे? हाँ, वाई जो होगा वो 10 होगा कि 40 होगा? 40 सेंटीमीटर से पूरा, वाई 10 सेंटीमीटर। क्या है, लैंग्वेज पढ़ लिए? 40 सेंटीमीटर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तब इक्विलिब्रियम का मतलब कितना? यहाँ वाई की वैल्यू क्या ले रहे हो, 10 या 40? यानी भाई क्वेश्चन यही है बेटा, ये हालो सिलेंडर इज डिप्ड इन क्या? आइडियल लिक्विड। ठीक, इफ ड्यू टू इट्स वेट सिलेंडर, ठीक, डिप्ड अप टू यह लेंथ 40 सेंटीमीटर, सिलेंडर 40 सेंटीमीटर डूब रहा है, डूबा हुआ लेंथ कितना है? 40 सेंटीमीटर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में 40 सेंटीमीटर अपने वेट की वजह से उसमें डूबा। ठीक, लेकिन वेट की वजह से डूबेगा, अगर आप फिर अगेन नहीं पुशअप करेंगे ना तो ऑसिलेट नहीं करेगा, तो जाके डोई रुक जाएगा। अब इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया उसने, मतलब ये 40 सेंटीमीटर डूबने के बाद ये अपनी इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया। अब ऑसिलेट करने के लिए हमने अगेन इसको प्रेस किया कितना? 10 सेंटीमीटर।
तब जब 10 सेंटीमीटर आप उसको प्रेस करेंगे तो लिक्विड क्या करेगा, आपका फोर्स एक्स्ट्रा अप्लाई करेगा, उसकी वजह से ऑसिलेशन डेवलप होगा। ऑसिलेशन का काज है वो 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा डिप करना, बट जब हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो उसकी लेंथ आपकी होगी डिपिंग वो ली जाती है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में कितना लेंथ है, 40 सेंटीमीटर। अब निकालिए, सीधे 4 पाई आ गया। कौन सा 10 से 10 काट दिया, 10 तो 4 आ जाएगा, 4 का कौन 10 10 कट गया, अरे यूनिट यूनिट भी देख लिया कर बेटा। यही तो सर, यही तो गड़बड़ा जाता है। अरे यूनिट उसका क्या है, सेंटीमीटर है, और जी का यूनिट क्या है, एसआई यूनिट होता है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट तो बदलनी पड़ेगी ना। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, आ गया। अरे टी इक्वल टू 2 पाई रूट क्या लिखा, टी इक्वल टू 2 पाई रूट क्या वाई बाई जी लिखा आपने, तो 2 इंटू 3.14, वाई की वैल्यू 40 इंटू 10⁻⁻2 अपान कितना 10, ये कट गया बेटा। 4 इंटू 10⁻⁻2 है, ये हो गया 6.28 इंटू इसका रूट करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻1 आएगा, -1 का मतलब 0.2, अब 0.2 से इसका मल्टीप्लाई करो तो 1 पॉइंट कितना 2 8 जा 16, 2 2 जा 415, ठीक आएगा, 2 3 जा 6 जा 12, तो 12.56 इंटू 10⁻⁻1, इसको हटाओगे तो 1.256, ठीक, इतना सेकेंड के क्या हो गया, टाइम पीरियड 1.256 सेकेंड के क्या हो गया आपका, इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम लोग टाइम पीरियड निकाल लेते हैं बेटा, ठीक। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, बोले कहाँ ढूंढा था, गायब हो गया जी। देखिए ये स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाई, ये स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाई 5 सेंटीमीटर, ये स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाई 5 सेंटीमीटर बाई ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, 5 सेंटीमीटर बाई ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। देखिए द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 10 न्यूटन बेटा, आगे लिखो, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन ए मास ऑफ 2 kg is suspended by it, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन ए मास ऑफ कितना 2 kg is suspended by it। हो गया, टाइम पीरियड आपको निकालना है। अगर उस पर 2 किलोग्राम का कोई मास बेटा सस्पेंड कर दिया जाए, अगर उस पर 2 किलोग्राम का एक मास सस्पेंड कर दिया जाए तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपको निकालना है, जल्दी करो। कॉलेज की छुट्टी कितने बजे हो रही बेटा, 3:30 बज जाता है, ज़्यादा पढ़ाने लगे केटीसी वाले क्या, नहीं 9:30 से क्लास है, 3:30 छुट्टी है, रेगुलर चलता है क्लास, बहुत बढ़िया यार, हमारे विद्यालय सुधर रहे हैं। हाँ
केडीसी में कौन कौन पढ़ता है बेटा, और कोई है? अभी तो फैकल्टी पूरी आ गई है ना। आप केडीसी पढ़ते हो? आप कहाँ पढ़ते हो? अच्छा, आप 12th में हो। हाँ बेटा, 6 to 8। अटेंडेंस शीट कहाँ है बेटा? साइन कर दो जिनका नहीं हुआ है। क्या कुछ लोगों का ग्रेजुएशन का एग्जाम भी चल रहा है क्या? ग्रेजुएशन के एग्जाम भी चल रहे हैं कोई? नहीं, कॉलेज में भीड़ दिखता है। तो देखो, टाइम पीरियड जब निकालेंगे बेटा तो हमारे पास अभी स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं दिया गया है। लेकिन एक चीज़ आपको रिफॉर्मेशन इज इक्वल टू आपने पढ़ा था के इंटू एक्स, पढ़ा है ना? एफ इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है एफ इक्वल टू के इंटू एक्स। माइनस साइन केवल अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। माइनस साइन किसको? अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। एफ इक्वल टू के एक्स होता है। यहाँ से के की वैल्यू निकालोगे तो एफ बाई एक्स। कितना फोर्स लगाया था आपने? 10 न्यूटन। कितना लेंथ में इंक्रीजमेंट हुआ था? 10 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर। 5 × 10⁻²। ऊपर ले जाओगे तो 5 × 2 = 10, 2 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर आ गया बेटा। हमें स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना था। टाइम पीरियड क्या निकालना था? टाइम पीरियड। आपने फार्मूला पढ़ा T = 2 पाई √m/k, पढ़ा है ना? तो 2 × 3.14 √m की वैल्यू 2 kg है। 2 × 10⁻²। ये 2 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा बेटा। ये आ गया 6.28 और ये ऊपर गया तो 10⁻²। रूट करेंगे तो 10⁻⁻1। अब माइनस में पावर है ना, इसको रिमूव करोगे तो आएगा 0.628 सेकेंड। तो बहुत सारे केसेस में बेटा आपको क्या स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन नहीं होगा, ठीक? तो आपको जो रिलेशन या फिर इंफॉर्मेशन दिया है उनसे आप स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करके फिर हम लोग क्या निकालेंगे? टाइम पीरियड की वैल्यू निकालेंगे। हो जाएगा? तो ये केस आपका होता है। यहाँ से हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं क्या होगा, ठीक? थोड़ा क्वेश्चन कर डालिएगा, फिर कल आपको बेब स्टार्ट किया जाएगा।